हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी होता है या फिर आपका यूपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके प्री एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पढ़ने वाली, और एडिटोरियल्स को किस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 25 जनवरी, थर्सडे। तो आज के ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इशू ऑफ जेनोसाइड एंड द वर्ल्ड कोर्ट। तो अभी साउथ अफ्रीका ने केस किया है आपका इजराइल के ऊपर जेनोसाइड का एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद इंडियाज़ ड्रग प्रॉब्लम हो गई। आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे एक पर्टिकुलर इशू पे ये एनालिसिस है। प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर टू ऑल, ये है आपका जल जीवन मिशन के ऊपर। रिकन्सिडरिंग द फ्री मूवमेंट रेजीम आपका इंडिया एंड म्यांमार के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो आपकी मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है एंड उसी से एडजॉइनिंग आपकी कंट्री है म्यांमार, और वहाँ पे भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इंडो म्यांमार रिलेशंस के बीच में ये है। और आखिरी में आता है डेंजरस स्टेटस को, जो कि आपका मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आर्टिकल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल एनालिसिस। सबसे पहला है द इशू ऑफ जेनोसाइड एंड द वर्ल्ड कोर्ट। तो इस की अगर रेलेवेंस बताऊं, रेलेवेंस में देखिए, अगर प्रीलिम्स में देखें तो अलग अलग कोर्ट्स जो होते हैं आपके इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया, तो इससे रिलेटेड जो थ्योरी होती है वो आपको जानने की ज़रूरत है। एंड अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में काम आ सकती हैं। ठीक है कि दुनिया की इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑन इंडिया हो गया, जैसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एजेंसीज़ हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट हो गए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे एस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है। एन इन डेप्थ लुक एट साउथ अफ्रीका वर्सेस इजराइल एट द ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बियॉन्ड हेडलाइंस एंड जियोपॉलिटिक्स। तो अभी रिसेंटली ये क्यों हाईलाइट में है, अभी देखिए साउथ अफ्रीका ने एक लॉसूट के फाइल किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ, ये कहते हुए कि आपका एक जेनोसाइड कन्वेंशन होता है जो कि आपका बताता है कि कोई भी युद्ध में जेनोसाइड नहीं किया जा सकता। तो साउथ अफ्रीका कहता है कि यहाँ पे जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन किया गया है गाज़ा में, और ये काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल चीज़ बन चुकी है अब। तो देखिए यहाँ पे क्या आर्गूमेंट्स बता रहा है साउथ अफ्रीका किन बेसिस पे अपना जो कोर्ट है, जो लॉसूट है वो फाइल कर रहा है। कि सबसे पहली बात तो डिकेड्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड डिस्पोजेशन ऑफ पैलेस्टीन। तो इजराइल जो कई दशकों से पैलेस्टीन पे कब्जा करे बैठा है, ठीक है, उसको ऑक्यूपाई करे बैठा है, और पैलेस्टीनियंस को अपने घर से हटा के वहाँ पे रह रहा है, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट है इस पूरे करंट एक्शन का। दूसरा फैक्ट है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब डेथ्स हो गई हैं, 10,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। आपका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया है, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, और भी सारी चीज़ें हो गई, सप्लाईज हो गई। और अब ऐसी स्थिति आ रही है कि वहाँ पे अकाल पड़ सकता है, ठीक है, फेमाइन पड़ सकता है। और बेसिकली ये डेलिबरेटली टारगेटिंग हो रही है पैलेस्टीनियंस की, जानबूझ के पैलेस्टीनियंस को टारगेट किया जा रहा है। और उसके अलावा भड़काऊ भाषण, इजराइल के जो मिनिस्टर्स हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं, वो काफ़ी भड़काऊ भाषण में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट। और यही चीज़ जो है वहाँ के सोल्जर्स तक पहुँच रही है, वहाँ के सिटीज़न तक पहुँच रही है। और बेसिकली इन सारे भाषणों में एक जेनोसाइडल इंटेंट है कि ये चीज़ झलक रही है कि वो लोग पैलेस्टीनियंस को वहाँ से जड़ से हटाने की तैयारी में है। उसके बाद डिमांड्स इमीडिएट सीज फायर एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर पोटेंशियल वॉर क्राइम्स। तो साउथ अफ्रीका चाहता है कि इमीडिएटली वहाँ पे फायरिंग रुके, लोगों का ऊपर जो वायलेंस हो रहा है वो रुके, और ज़िम्मेदार ठहराया जाए इजराइल को उस चीज़ के लिए, जैसे जो वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है इजराइल, जेनोसाइड के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाए। तो ये सारी चीज़ें साउथ अफ्रीका के आर्गूमेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि जेनोसाइड के बेसिस पर। तो इजराइल के यहाँ पे क्या क्या आर्गूमेंट्स है, इजराइल का क्या पक्ष है। तो सबसे पहली बात, इजराइल कहता है कि साउथ अफ्रीका के पास कोई लीगल बेसिस नहीं है, ठीक है,
और ये भी कहता है कि साउथ अफ्रीका जो है खुद इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे वॉर में पार्टी भी नहीं है, स्टेक होल्डर भी नहीं है, तो साउथ अफ्रीका एकदम से आके बीच में कैसे लॉ सूट फाइल कर सकता है। और इजराइल का ये कहना है कि गाज़ा में जो इजराइल मिलिट्री ऑपरेशंस रन कर रहा है ये सेल्फ डिफेंस के मेजर में कर रहा है, सेल्फ डिफेंस, खुद को बचाने के लिए वहाँ पे ये जो भी कर रहा है, हमास के ऊपर रॉकेट अटैक्स कर रहा है। और तीसरी बात, इजराइल ये कहता है कि जो स्टेटमेंट्स बताए गए हैं, इजरायली हाई ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनको गलत समझा जा रहा है, उनको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है और ये सही तरीके से इस सिनेरियो को रिफ्लेक्ट नहीं करते। एंड एम्फसाइजेस प्रोपोर्शनैलिटी एंड एडहेरेंस टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। और इजराइल ये कहता है कि वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है उसके हिसाब से चल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लीगल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। क्या है लीगल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे? द जेनोसाइड कन्वेंशन। ये जेनोसाइड कन्वेंशन जो है ये डिफाइन करता है कि कुछ ऐसे एक्ट्स जो होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं इंटेंडेड टू डिस्ट्रॉय नेशनल, एथनिक, रेशियल, रिलीजियस ग्रुप्स। अगर किसी भी वॉर में किसी पर्टिकुलर ग्रुप जो हो गया, आपका नेशनल ग्रुप हो गया, आपका एथनिक ग्रुप हो गया, जैसे रेशियल ग्रुप हो गया, रिलीजियस ग्रुप हो गया, जैसे पैलेस्टीन्स हो गए, ये आपके एक नेशनलिस्ट, एथनिक और एक रिलीजियस ग्रुप भी हो गए। तो एक टाइप से एक पर्टिकुलर ग्रुप को जब एक सिस्टमैटिक तरीके से एलिमिनेट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, उसे कहते हैं हम जेनोसाइड। उस ग्रुप में निर्दोष लोग भी हो सकते हैं जिनकी जान ली जाती है। तो ये एक बहुत ख़राब चीज़ है जेनोसाइड। पूरी दुनिया में कोई इसे अच्छा नहीं मानता है। और द ICJ हियरिंग ऑन प्रोविजनल मेजर aim to assess the plausibility of South Africa's claim and determine interim protective measure, not final judgment on genocide। तो ICJ जो अभी हियरिंग कर रहा है ये एक टाइप से कोई फाइनल जजमेंट नहीं दे रहा है, ये देख रहा है कि साउथ अफ्रीका जो क्लेम कर रहा है, जो लॉसूट फाइल कर रहा है, वो ठीक है या नहीं है, एंड उस बेसिस पे आगे ये देखेगा। लोअर थ्रेशोल्ड फॉर ऑफ प्रूफ फॉर प्रोविजनल मेजर्स कंपेयर टू फाइनल रूलिंग। तो अभी जो है ये बस कह रहा है कि वॉर जो है थोड़ा टोन डाउन होना चाहिए। तो ये है आपका ICJ का, और इसके ऊपर बाकी देशों के क्या ग्लोबल रिएक्शंस आए हैं। ठीक है, तो कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया है। ठीक है, कौन है? जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, जॉर्डन हो गया, लैटिन अमेरिका, मतलब सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इन्होंने साउथ अफ्रीका की जो प्रपोजिशन है उसे सपोर्ट किया है। और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया है, जैसे US हो गए, UK हो गए, फ्रांस हो गए, यूरोपियन नेशंस हो गए, ये सब इजराइल के साथ खड़े हैं। एंड फ्रांस जो है इसको लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो रहा है, थ्रेटनिंग नॉन कंप्लायंस विद द पोटेंशियल जीनोसाइड फाइंडिंग। और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो न्यूट्रल स्टैंड लिए हुए हैं, कि जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, एशियन कंट्रीज़ हो गए, ये बहुत ध्यान से अपना स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब इनडायरेक्टली बाकी देशों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए अब एक जियोपॉलिटिकल डिवाइड है। यहाँ पे लोगों का जो ओपिनियन है वो दो हिस्सों में बट रहा है। कोई जो है पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है और कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में अब देखिए डिफरेंसेस हो रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर हैं और कुछ कंट्रीज़ आपके यहाँ पर हैं। तो ये वाली कंट्रीज़ और ये वाली कंट्रीज़, इनके बीच में देखिए अब डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। एंड ये जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ कंट्रीज़ जो इजराइल के साथ हैं ये आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये आपकी कॉलोनियल हिस्ट्री वाली कंट्रीज़ हैं, और ये पैलेस्टीनियन वाली जो कंट्रीज़, पैलेस्टीन को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं, ये ऐसी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिवाइड क्रिएट हो रहा है ये दिखा रहा है हिस्टोरिकल, कॉलोनियल एंड इम्पीरियल लेगेसी। ठीक है, विद फॉर्मल कॉलोनीज जनरली मोर सिंपैथेटिक टू साउथ अफ्रीकाज आर्ग्यूमेंट, कि जो लोग विक्टिम्स रहे हैं पहले कॉलोनाइजेशन के, जनरली देखिए पैलेस्टीन को वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस बेसिस पे एक और नया डिवाइड क्रिएट हो रहा है।
अब यहाँ पे अगर आईसीजे के बियॉन्ड वाली बात करें, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुड पोटेंशियली इन्वेस्टिगेट द इंडिविजुअल ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द वॉर क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो हम इसके अलावा और क्या सोल्यूशन हो सकता है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो जांच कर सकता है इस चीज़ की कि दोनों साइड में असल में कौन जिनोसाइडल इंटेंट्स है या फिर आपके वॉर क्राइम्स कर रहा है या फिर ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है। द केस हैज़ री इग्नाइटेड डिबेट्स अबाउट इफेक्टिवनेस एंड लेजिटिमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूशन। तो एक और नया सिनेरियो अब दिख रहा है कि जहाँ पे सवाल उठ रहा है कि जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कारगर आज के समय में हैं कि नहीं हमारे वॉर्स को रोकने में, क्योंकि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, तो वर्ल्ड बैंक है और बाकी ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। ये क्या कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में इस तरीके से वॉर चल रहा है? अभी तक इतने सारे वॉर चल रहे हैं, जैसे आपके इज़राइल हमस का चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और बीच में और भी छोटे छोटे आपके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं जैसे मिडिल ईस्ट में। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनका काम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखना। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी उनके रहते नहीं बन पा रहा है, तो उनके ऊपर अब सवाल खड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे एक ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी आ जाता है। अब इसके देखते हैं पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। द आईसीजे रूलिंग ऑन प्रोविजनल मेजर विल सेट स्टेज फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स एंड इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा। तो इस मैटर पे अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसने आगे और कुछ रूलिंग दी तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कि आगे चल के आगे के समय में इजराइल हमस वाला जो वॉर है गाजा में वो कौन सा मोड़ ले। अ फाइनल जजमेंट ऑन द जीनोसाइड एक्यूजेशन कैरी सिग्निफिकेंट लीगल एंड पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस फॉर बोथ पार्टीज। तो अगर आगे चल के कोई फाइनल जजमेंट होता भी है कि इजराइल ने जेनोसाइड किया है या नहीं किया है या कि किसी और ने किया है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इम्पैक्ट हो सकते हैं दोनों साइड के लिए, कि साउथ अफ्रीका एंड इजराइल दोनों के लिए। द केस को टेस्ट द स्ट्रेंथ एंड कोहेशन ऑफ द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। कि ये एक सिनेरियो है कि ये दिखाएगा कि हमारे पूरे दुनिया में जो एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, कहने का मतलब है इंटरनेशनल कम्युनिटी कितने ज़्यादा नियम और कानून के हिसाब से चल रही है, ये उस चीज़ का टेस्ट होगा। क्योंकि हर कंट्रीज चाहती है कि दूसरा नियम और कानून के हिसाब से चले, तो हमारा ग्लोबल डेवलपमेंट होगा, तो ये उसका एक टेस्ट होगा। अब अगर कंक्लूजन में देखें, द इजराइल वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्सेस इजराइल केस एट आईसीजे ट्रांसेंड्स लीगल आर्गूमेंट एंड हाईलाइट्स डीपर जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड हिस्टोरिकल लेगेसीज। तो ये जो एक नई चीज़ आ गई है, एक लीगल बैटल जो शुरू हो गया है साउथ अफ्रीका और इजराइल के बीच में, ये सिर्फ अब एक लीगल आर्गूमेंट नहीं रह गया है। जिस तरीके से कंट्रीज़ का सपोर्ट मिल रहा है इन दोनों कंट्रीज़ को, ये दिखा रहा है कि हमारे पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा डिवाइड्स हैं। कोई भी ये चीज़ तो दिखा रहा है कि यूनिटी यहाँ पे किसी एक टॉपिक को लेकर नहीं है, और एक हिस्टोरिकल लेगेसी को लेके भी आज के समय में भी कंट्रीज़ थोड़ा अपसेट है। जो उनका कोलोनाइजेशन हुआ था, इंपीरियलाइजेशन हुआ था, कंट्रीज़ का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था वेस्टर्न पावर्स से, उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं अभी भी कुछ डिवाइड्स प्रेजेंट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ को सामने लाता है। इट्स आउटकम विल नॉट ओनली इम्पैक्ट द इमीडिएट सिचुएशन इन गाजा बट ऑल्सो रेजोनेट विद द ब्रॉडर क्वेश्चन अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द फ्यूचर इंटरनेशनल लॉ इन मेंटेनिंग पीस एंड अपहोल्डिंग फ्यूचर और ह्यूमन राइट्स। तो ये जो पूरा केस चल रहा है, इसका जो परिणाम होगा वो आपका बताएगा कि आगे के समय में जो आपका इंस्टीट्यूशंस हैं और जो ह्यूमन राइट लॉज हैं वो कितने कारगर हैं हमारे ग्लोबल स्टेबिलिटी बनाने में। दिस केस डिमांड्स अ क्लोज अटेंशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस मूविंग बियॉन्ड सिंप्लीफाइड नैरेटिव एंड एक्नॉलेजिंग द कॉम्प्लेक्स लीगल। तो ये वाला जो पूरा सिनेरियो हुआ, तो आखिरी में ऑथर के कहने का ये मतलब है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू अब बनता जा रहा है साउथ अफ्रीका का केस, और हमें इसे सिर्फ एक केस के तौर पे नहीं बल्कि थोड़ा और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। तो ये हो गया आपका सबसे पहला वाला एडिटोरियल, ये आपके इस केस के बारे में था, साउथ अफ्रीका वर्सेस इजराइल में। अब आते हैं सेकेंड वाला, इंडियाज़ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट ड्रग्स, आइडेंटिकल ब्रांड नेम्स। तो अगर रेलेवेंस की बात करूं
तो रेलेवेंस में अगर प्रीलिम्स में देखा जाए तो आपको इसका एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा कि जैसे इसमें कौन कौन से लॉज आते हैं, रूल्स आते हैं, रेगुलेशन आते हैं, जैसे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, CDSO हो गया, या आपके अलग अलग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया। तो अलग अलग जो रेगुलेशन होता है पूरे फार्मा सेक्टर का, उसका क्या पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हो गया आपका सबसे पहला। उसके बाद अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेंस में देखिए आप इसे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ये आपका GS2 में आ गया, आपका सोशल जस्टिस में, जहाँ पे आपका हेल्थ वाले एस्पेक्ट आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं कि हमारा हेल्थ केयर पॉलिसीज़ में क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, क्या इश्यूज़ हैं। एंड इसके अलावा हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस आर्टिकल को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आइडेंटिकल एंड कंफ्यूजिंगली सिमिलर ब्रांड नेम्स फॉर ड्रग्स विद डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो कहने का ये मतलब है देखिए कि 2-4 अलग अलग दवाएं हैं जो अलग अलग फंक्शन है और उनका केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग है। क्या एक ड्रग A है, एक ड्रग B है और एक ड्रग C है। तीनों ड्रग बिल्कुल अलग हैं, आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन इनके नाम जो हैं, नाम इनके एक ही जैसे हैं। कि जैसे इसका नाम देख लीजिए, अगर XX होता है तो इसका XY नाम हो सकता है और इसका XZ हो सकता है। तो इन सारे ड्रग्स में जो नेमिंग होती है वो कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाती है एंड इसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब हम ड्रग्स खरीदते हैं या फिर जब हम ड्रग्स खाते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं। तब कन्फ्यूजन की वजह से हम कई बार गलत ड्रग्स या तो खरीद लेते हैं या फिर गलत मेडिकेशन हम स्टार्ट कर देते हैं, सही समय पे सही दवा नहीं खाते। तो इसकी वजह से काफ़ी और इम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ रिस्क क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इतनी छोटी सी डिफरेंस कई बार लोग नोटिस नहीं कर पाते, या फिर कोई व्यक्ति अगर जो इलिटरेट हो तो वो नहीं समझ पाता है। तो इसके लिए इन द लार्जर पब्लिक ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो देखिए अलग अलग टाइप के कन्फ्यूजन होते हैं, जैसे आइडेंटिकल नेम्स होते हैं कई बार दवाओं के, कि अलग अलग चीज़ों के इलाज की दवाएं उनके नाम काफ़ी सिमिलर से होते हैं, ठीक है। जैसे सेम ब्रांड नेम यूज़ फॉर एंटायरली डिफरेंट ड्रग्स, जैसे मेडजोल हो गया, ये आपके सेडेटिव, एसिडिटी ट्रीटमेंट, डीवॉर्मिंग, एंटीफंगल। तो एक ड्रग जो है इतने सारे उसमें बिकती है कि इतनी हर चीज़ की अलग अलग दवा होती है, अलग अलग फार्मूला होता है, लेकिन सब का नाम क्या है, मेडजोल, ठीक है। उसके बाद आता है फोनेटिकली एंड विजुअली सिमिलर नेम्स, की कई ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका नाम एग्जैक्टली सेम नहीं होता बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन अगर दूर से देखें या सुने तो सारे एक जैसे सुनाई देते हैं। जैसे मेडपॉल ड्रग हो गई, मेड्रोल हो गई, मेट्रोजोल हो गई, ये कोई डिस्टिंक्टिव नाम नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी है। तो जो नहीं सही से जानता होगा इस चीज़ को, वो एक जैसा समझेगा सबको सुनने पे। और क्या किस तरीके का कन्फ्यूजन होता है, ब्रांड एक्सटेंशन का। ब्रांड एक्सटेंशन मतलब सेम कंपनी यूजेस सिमिलर नेम्स फॉर डिफरेंट फॉर्मुलेशन, कि कंपनी ए है अगर, और कंपनी ए जो है X ड्रग बनाता है और Y ड्रग बनाता है, तो इनके नाम भी सिमिलर से होंगे। जैसे इसका MN करके कुछ होगा और इसका भी कुछ MM करके कुछ नाम होगा। तो देखिए नाम दोनों के बहुत सिमिलर हैं, लेकिन दवा बहुत अलग अलग चीज़ों की है। तो ये एक कंपनी इस तरीके से भी करती है कि जैसे एक ही कंपनी आपकी IPIL बनाती है और एक ही कंपनी आपकी IPIL डेली बनाती है, तो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो लोग अक्सर गलत दवा खा लेते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के कन्फ्यूजन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे चिंता वाली देखिए बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट सेफ्टी रिस्क। जो पेशेंट होते हैं वो वैसे ही एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि उनको दवा खानी पड़ रही है, मतलब बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं होते हैं। उस सिचुएशन में होने के बाद भी वो उनको गलत दवा खाने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनकरेक्ट मेडिकेशन हो सकता है कि जो पूरा कोर्स होता है दवाओं के खाने का वो सही तरीके से नहीं चल पाता, और इसकी वजह से कई बार लोगों को उल्टा नुकसान हो जाता है और उल्टा कई बार लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो क्या रीजंस हैं कि ये इंडिया में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही है अभी भी। तो
काफ़ी रीजंस हैं। देखिए, लिटरेसी रेट लो होता है, ठीक है। लोग अक्सर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पीछे की, ठीक है, वो अक्सर इंग्लिश में दे रखी होती है, हिंदी में नहीं दे रखी होती है। तो जिस व्यक्ति ने इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी, हिंदी पढ़ी होगी, अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज पढ़ी होगी, वो नहीं समझ पाएगा कि असल में इस ड्रग में कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है, और इनएक्सेसिबल टू अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो ऐसे ड्रग्स होते हैं हिंदी में नहीं होते, सिर्फ इंग्लिश में होते हैं, ये जो है आपके मोस्टली ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। और जो रीजनल लैंग्वेज में जो ड्रग्स होती हैं, जो उसके नेम्स होते हैं, वो जनरली लार्ज पॉपुलेशन के लिए प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे पुअर फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर का कंट्रोल वाला एस्पेक्ट आ गया कि dispensing drugs without prescription and lack of trained pharmacists are common increasing risk of errors। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, क्या क्या चीज़ों में लैक कर रहा है कि ड्रग्स जो दवाएं लोग खरीदने जाते हैं वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा खरीदते हैं, तो इसकी वजह से अक्सर गलत दवा खरीद लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ ट्रेंड फार्मासिस्ट की, जो फार्मासिस्ट बैठ रहे हैं, जो दुकानदार बैठ रहे हैं आपके केमिस्ट स्टोर पे, वो अच्छी तरीके से ट्रेंड नहीं है। कई बार दवा सही होती है लेकिन उनकी जानकारी सही नहीं होती है, तो वो अक्सर कई बार क्या होता है, गलत दवा दे देते हैं। ये एक इशू है कि अभी भी एग्जिस्ट कर लिमिटेड अवेयरनेस अमंग पेशेंट्स, कि लोगों को खुद ये नहीं पता है कि ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। मैनी पेशेंट्स लैक द नॉलेज और कॉन्फिडेंस टू क्वेश्चन द डिस्क्रिपेंसीज इन मेडिकेशन और अपीयरेंसेस। तो कई बार लोग जो है, कई बार समझ भी जाते हैं कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर उन लोगों को डाउट भी होता है, लेकिन लोग जो है उल्टा सवाल उस पर नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ रीजंस हो गए कि ये इशू जो है क्यों हमारे देश में ऐसा चल रहा है। तो देखिए, ये जो है पहले भी ऐसा हो चुका है, ये इशू पहले भी आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स लिया गया है। तो इससे पहले क्या क्या रिस्पॉन्स रहे हैं, अवेयरनेस रिकमेंडेशंस करे गए हैं कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट और 2012 में पार्लियामेंट ने इस इशू को रिकॉग्नाइज किया, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसे थोड़ा परसुएड किया गया कि आप इसके प्रति कुछ कदम उठाएं, ताकि नाम से संबंधित दवाओं में कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद है डिलेड एक्शन। इसके ऊपर क्या है, डिस्पाइट दिस रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इग्नोर्ड प्रॉब्लम अंटिल 2009 कोर्ट केस प्रॉम्प्टेड द इंटरवेंशन। तो इतना सब होने के बाद भी देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने ये वाला एस्पेक्ट काफ़ी हद तक इग्नोर करा है, और 2019 में फिर से इसी चीज़ के ऊपर कोर्ट केस हुआ था, एंड तब जाके कुछ एक्शन लिया गया था। उसके बाद है फ्लॉड 2019 रेगुलेशन की 2019 में फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने कुछ रेगुलेशन के लिए स्टेप्स उठाए, कदम उठाने की कोशिश करी, लेकिन 2019 में जो रेगुलेशन लाए भी वो भी बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन पे डिपेंड करते थे, वेयर कंपनीज डिक्लेयर देयर प्रपोज नेम अनलाइकली टू कॉज कंफ्यूजन प्रूवन इनइफेक्टिव। तो जो कदम उठाए भी थे सेल्फ सर्टिफिकेशन के, वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं साबित हुए। उसके बाद है जैसे लिमिटेड सर्च रिक्वायरमेंट है, कंपनीज ओनली रिक्वायर्ड टू सर्च स्पेसिफिक डेटाबेस एंड द इंटरनेट मिसिंग सिमिलर नेम्स। तो जो 2019 की रेगुलेशन थी उसमें देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कंपनीज के ऊपर डाली कि कंपनीज खुद ऐसा नाम ना रखें, ठीक है। तो यहाँ पे ये फेल इसलिए हो गया क्योंकि सबसे पहली बात तो लिमिटेड सर्च रिक्वायरमेंट है, कंपनीज ने बहुत एक छोटा सा डेटाबेस यूज़ करते थे इस चीज़ के लिए, और कंपनीज के खुद पास एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस नहीं होता था। उनके पास कोई भी एक ऐसी लिस्ट नहीं होती थी जिसमें सारे के सारे दवाओं और उनके नाम हों, तो इसलिए ये प्रॉब्लम फिर भी परसिस्ट करती है। तो यहाँ पे कंपनीज जो है आपस में कंपेयर नहीं कर पाते थे अपने नाम दूसरे मार्केट की दवाओं के साथ। तो अगर ओवरऑल देखें, ड्रग नेम कंफ्यूजन पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द पेशेंट सेफ्टी इन इंडिया बाय लैंग्वेज बैरियर, वीक फार्मेसी रेगुलेशन, लिमिटेड अवेयरनेस अमंग द पार्टीज। तो ये जो इशू चल रहा है हमारे कंट्री में, ये बेसिकली 3 मेजर रीजंस की वजह से है। लैंग्वेज बैरियर, फार्मेसी रेगुलेशन, फार्मेसी को अच्छे से कंट्रोल नहीं किया जा रहा, और लोगों में बहुत कम जागरूकता होना। और जो सरकार ने शुरुआत में रेगुलेशन किए भी थे 2019 में,
वो कारगर नहीं थे उस हद तक। और इसके लिए हमें क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? हमें एक ड्रग्स के नेम का, मार्केट में जितनी भी ड्रग्स हैं उन सब के नामों का एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, और उसके आधार पे हमें जो रेगुलेशंस हैं उनको और कड़ा करना पड़ेगा, ताकि जितने भी अब नए ड्रग्स आ रहे हैं उनके नेम्स की वेटिंग हो पाए, उनके नेम्स की स्क्रूटनी हो पाए, और इससे थोड़ा अवेयरनेस बढ़े लोगों के बीच में, और ये वाली कन्फ्यूजन जो है ना क्रिएट हो। एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ कन्फ्यूजन इंक्लूडिंग अननेसेसरी हेल्थ केयर कॉस्ट एंड पोटेंशियल लॉसूट। तो ये जो इशू चल रहा है इसके अलग अलग इम्प्लीकेशंस भी हैं। देखिए इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि जैसे लोग जब बीमार पड़ जाते हैं गलत दवा खा के, तो उनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है और ट्रीटमेंट खर्चीला हो जाता है। जब लोगों को पता चलता है कि कंपनी इस तरीके से गलत नाम से, कोई एक ही नाम से दो सिमिलर ड्रग्स, दो डिफरेंट ड्रग्स एक ही नाम से बेच रही है, तो कोर्ट केसेस होते हैं, तब और खर्चा होता है। रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन परपिचुएटिंग द प्रॉब्लम थ्रू स्ट्रैटेजिक नेमिंग प्रैक्टिसेस। तो कई बार देखिए ऐसी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो जानबूझकर ऐसा करती हैं ताकि इससे उनकी सेल्स बढ़े। इंटरनेशनल एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ड्रग नेमिंग इनिशिएटिव टू मिनिमाइज कन्फ्यूजन। तो हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को रेफर कर सकते हैं ताकि ऐसे इशूज़ जो हैं आगे और कम आए। और एक इम्पॉर्टेंट इशू आता है कि इंडिया में कोई भी डेटा नहीं है इस चीज़ से रिलेटेड, कि नो डेटा ऑन प्रिस्क्रिप्शन एरर, कि हमारे कंट्री में डॉक्टर्स जो हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे कितने एरर कर रहे हैं, क्या एरर कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का अगर एस्पेक्ट देखें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर किसी मिनिस्ट्री के पास किसी प्रॉब्लम को लेकर डेटा नहीं है तो ये भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम को इग्नोर किया जाता है। वंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट्स दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, इट कैन स्टार्ट द रिफॉर्म प्रोसेस बाय रेप्लिकेटिंग मैकेनिज्म सच एज दोज एग्जिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन। तो सबसे पहली बात है हमें डेटा इकट्ठा करना है। डेटा इकट्ठा करने के बाद हमें एनालाइज करना है, और एनालिसिस के बाद हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और जब हम प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है ये समझ सकते हैं, तब कदम उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बाकी कंट्रीज़ में जो अच्छी प्रैक्टिसेस होती है उसको थोड़ा अडॉप्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। Both jurisdictions have specific division with their drug regulator to examine the name of the drugs on a number of factors. तो दोनों कंट्रीज़ में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोप में इस चीज़ को लेके क्या होता है कि अलग से एक बॉडी इस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे जो इस चीज़ को एनालाइज करती है कि कौन सी दवा है, कौन सी दवा का नाम है, और उससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ तो नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए एज गुड प्रैक्टिसेस। तो ये हो गया आपका अगला आर्टिकल। चलिए फिर देखते हैं, प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर टू ऑल है आपका अगला आर्टिकल। ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपका एक एनालिसिस है आपके जल जीवन मिशन का, कि इस मिशन को अब कुछ समय हो चुका है, तो इसका यहाँ पे एक समरी की तरह आप समझ सकते हैं। यहाँ पे समरी है, इस जल जीवन मिशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, और इसकी रेलेवेंस अगर मैं बताऊं तो रेलेवेंस में इसकी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है आपके प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये एक आपकी सेंट्रल स्कीम है। तो इसके बारे में जितनी हो सके आपको इन्फो गैदर करनी है एग्ज़ाम के हिसाब से, कि क्या स्कीम है, क्या प्रोविजंस हैं, कौन बेनिफिशियरीज़ हैं, ठीक है, और क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस स्कीम के बारे में पढ़नी पड़ेंगी, और हमारे कंट्री में हेल्थ एंड सैनिटेशन को लेके क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। ठीक है, क्योंकि क्लीन वाटर जो है आपका डायरेक्टली हेल्थ से जुड़ता है, तो यहाँ पे आपका हेल्थ एंड सैनिटेशन आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या ट्रेंड्स हैं ये आपको जानने की ज़रूरत है। एंड अगर मेंस की बात करें तो मेंस में ये आपका होगा GS2 में, आपका सोशल जस्टिस में भी हेल्थ एंड और आपका जो गवर्नेंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप इसको ये GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी में, इन इकोनॉमी अब फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट,
क्योंकि क्लीन वाटर जो है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। तो इस पूरे एस्पेक्ट से आप ये वाला आर्टिकल समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या बातें करी हैं। तो यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ दी हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, काफ़ी अच्छी केस स्टडीज़ हैं या काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आपके एक स्कीम के सक्सेस के, ठीक है। तो ये आप अपने मेंस में या एस्से में कहीं भी कोट कर सकते हैं कि उत्तराखंड की एक विलेज क्यारखुली भट्टा, ठीक है, यहाँ पे अब लार्ज स्केल पे माइग्रेशन नहीं होती, ठीक है, लोग यहाँ से छोड़ के नहीं जाते हैं। झारखंड में एक आपका गांव है कुसुमधी, ठीक है, यहाँ पे आपके ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। महाराष्ट्र में चंदपुर विलेज जो है, यहाँ पे वेडिंग्स आर बीइंग सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए जा रहे हैं कि इंडिया के स्टेट्स के छोटे छोटे अब गांव हैं, वहाँ पे काफ़ी विकास दिख रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस दिख रहा है। वहाँ पे कुछ इश्यूज़ जो थे वहाँ के अब सॉल्व हो रहे हैं। ये सब देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नल से पानी अब पहुंचाया जा रहा है, और ये वाला जो नल से पानी अब इन सारी जगहों पे पहुंच रहा है, जिनकी वजह से अब ये बदलाव आ रहे हैं, ये आपके जल जीवन मिशन की वजह से हो रहा है। ये आपका मिशन जो है 2019 में आया था, और अभी के समय में इंडिया में ये 73% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स में अपना टैप वाटर पहुंचा रहा है। कि इसका मतलब है मोर देन 14 करोड़ हाउस होल्ड्स हैव टैप कनेक्शन कंपेयर टू ओनली 3.23 इन अगस्त 2019। तो 2019 से लेकर 2022 की बात करें तो 3.23 करोड़ से लेके अब तक 14 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंच चुका है। थ्रू द मिशन गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इस ये पूरा जो मिशन है ये इसका प्रिंसिपल है और मोटो है, और इसी के हिसाब से जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि डोमेस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट की पॉलिसी से कैसे हम इंटरनेशनल गोल्स को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। ये उसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है आपका जल जीवन मिशन। तो इसके बारे में आगे और देखते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके अचीवमेंट क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आपके 2019 में आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस एम प्रोवाइड पाइप्ड टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। गाँव के या फिर ग्रामीण क्षेत्र के हर एक घर में पाइप से जल पहुंचाने का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। अभी तक कितने सारे हो गए हैं? 73% रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, 73% ग्रामीण घरों में नल से जल अब पहुँचने लगा है। और 2019 में ये वाला परसेंट ये देखिए आपका 16.8 ही था, और ये आपका SDG 6 से अलाइन होता है। उसके बाद अगर देखें कि यहाँ की स्ट्रैटेजीज़ क्या है, कि इसका सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका सबका साथ सबका विकास, मतलब इंक्लूसिविटी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये इसके बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। इंक्लूसिविटी मतलब ये समाज के हर पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सके, कोई भी यहाँ पे पीछे नहीं छूटना चाहिए। इंक्लूसिविटी का मतलब ये होता है बिल्कुल समावेशी। उसके बाद होता है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, की जो गांव के जो लोग हैं या ग्राम सभाएं हैं या फिर लोगों के जो छोटे छोटे समूह हैं, वो मिल के इस पूरे मिशन को साकार करें। और उसके बाद है स्ट्रैटेजी क्या है दूसरी इनकी, पहले तो ये था। उसके बाद आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग, कि जो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि जैसे पाइपलाइन डलना, ओवरहेड टैंक बनना, मोटर्स चलाना, या फिर आपके ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाना, मेन सप्लाई इस्टेब्लिश करना, और आपके वाटर प्यूरिफायर प्रोवाइड करना। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने का इसका उद्देश्य था। और उसके बाद है नो वन लेफ्ट बिहाइंड, कि कोई भी पीछे ना छूटे, ऐसा अप्रोच, कि पिछड़े से पिछड़े इलाके में और दूर दराज इलाके तक में नल से जल पहुंचाने की इसमें स्ट्रैटेजी है। उसके बाद जो इसका इम्पैक्ट है, इसका जो असर पड़ा है, ये सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का नहीं है, इसका इम्पैक्ट काफ़ी वाइड है।
कि देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो छोटे शिशुओं की डेथ हो जाती है उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी, वो 30% तक इन इलाकों में कम हो गई है। और 25 साल के कम के उम्र के जो बच्चों की डेथ हुआ करती थी वो 25% कम हो गई है। हमारे इंडिया में 4 लाख डायरियल डेथ जो होती थी और वो और कम हो गई हैं, ठीक है, वो अब नहीं हो रही हैं अभी WHO के हिसाब से देखें तो। इसकी मदद से ऐसा माना जाता है कि हम $101 बिलियन बचा सकते हैं। उसके बाद होता है इससे कम्युनिटीज़ जो होती हैं इनका एम्पावरमेंट होता है, खासकर वुमेन का इसमें डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होता है। यूथ का इसमें स्किल डेवलपमेंट होता है कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए स्किल्ड मैन पावर चाहिए जिसको प्लम्बिंग बहुत अच्छे से आती हो, तो इससे नया जॉब क्रिएट हो रहा है इस एरिया में और अच्छा स्किल क्रिएट हो रहा है और लोकल वाटर इंटरप्राइजेस क्रिएट हो रहे हैं। इससे काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं इस स्कीम से कि 59 ऑलमोस्ट 60 लाख डायरेक्ट जॉब और 2.2 करोड़ इनडायरेक्ट जॉब। एंड इस तरीके से इसमें अलग अलग तरीके के फ़ायदे हुए हैं। तो अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी की अगर बात करें, रियल टाइम डेटा डैशबोर्ड फॉर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, कि यहाँ पे एक अलग से एक ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे लगाया गया है जिसमें कांस्टेंट अपडेट होता है कि इस समय पे क्या स्टेटस है इस मिशन का, कितने घरों में पहुँचा है, कितने में नहीं पहुँचा है और कहाँ पे जो काम चल रहा है वो कितना हुआ है। उसके अलावा कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग विद एडवांस टेक्नोलॉजीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो अभी हो रहा है लोगों तक नल पहुंच रहा है कि लोगों तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं, इस चीज़ पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कि जैसे कैमरा हो गए, वाटर सेंसर हो गए, इसके माध्यम से पता चल जाता है एक ही जगह बैठे बैठे कि लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद ओपन वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लैब एंड वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल, कि अगर किसी को फिर भी समस्या है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी ग्रीवियंस है, तो एक टाइप से उसका तुरंत हल होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि पानी जो है साफ़ नहीं आ रहा है तो उसके लिए वाटर को टेस्ट करने की बीच बीच में लैब्स इस्टेब्लिश कर दी हैं ताकि पता चल सके लोगों तक पानी तो पहुंच ही रहा है, साफ पानी भी पहुंच रहा है कि नहीं। उसके अलावा वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, की वाटर जो अभी पहुंच रहा है उसकी क्या कंडीशन है, इन सब चीज़ों के बारे में एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी कर रखी है। तो आगे हमारा क्या मानना है कि आगे हम और क्या करना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी की समस्या है हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं और ये हो सकता है कि उसके अलावा प्रमोट वाटर एसेट मेंटेनेंस एंड कम्युनिटी ओनरशिप। इसके माध्यम से हम जो कम्युनिटीज़ हैं, खुद गांव के जो लोग हैं, हम उन्हें ही पूरा जिम्मा दे सकते हैं कि आप ही अपने वाटर सप्लाई का मैनेजमेंट करें। तो इससे निर्भरता कम हो जाएगी एक हायर अथॉरिटी के ऊपर। उसके बाद अचीव ड्रिंकिंग वाटर टारगेट्स अवेलेबल रिसोर्सेज विद पॉजिटिव आउटलुक। तो जो हमारा SDG 6 है, जो टारगेट है उसको हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए, जल जीवन मिशन हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड रूरल एक्सेस इम्पैक्टिंग हेल्थ, हाइजीन, लाइवलीहुड। तो जल जीवन मिशन के माध्यम से एक बहुत अच्छा असर आया है, इससे लोगों की हेल्थ अच्छी हुई है, इससे साफ़ सफाई के स्टैंडर्ड्स और इम्प्रूव हुए हैं एंड इससे लोगों की नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। और इसका जो मेन फोकस है वो है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे, कि खुद लोग सामने आए और इस पूरे डेवलपमेंटल एजेंडा में खुद पार्टिसिपेट करें और इसके लिए वो डाइवर्स सोल्यूशन दें और हर जगह हो सके वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता बनाए रखें। तो ये है पूरा आपका एनालिसिस आपके जल जीवन मिशन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है, रिकंसिडरिंग द फ्री मूवमेंट रेजीम। तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है आपका। इसकी जो रेलेवेंस है, रेलेवेंस में अगर प्री के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे आपका जोग्राफिकल रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है कि आपके स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में, कि अगर हमारा एक कंट्री से बाउंड्री शेयर हो रहा है तो उनमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, वहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स होते हैं, वह कौन कौन से हिल रेंजेस होते हैं, पीक्स होते हैं, वहाँ कौन सी रिवर्स होती हैं, वहाँ कौन से लेक्स होते हैं उस एरिया में, वहाँ कौन से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या फिर बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, वहाँ का जो फ्लोरा होता है या वहाँ का फौना होता है,
ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और स्पेशली इस आर्टिकल से रिलेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और अगर हम लोग मेंस के बारे में बात करें तो ये वाला आर्टिकल आपका GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है इन इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, इंडिया एंड म्यांमार। तो चलिए हम देखते हैं इस आर्टिकल में क्या फ्री मूवमेंट रिजीम जो है क्या है, और इससे रिलेटेड क्या नुएंसेस हैं, अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अभी तक ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है? At passing out parade in the Assam Police Commando in Guwahati, Home Minister Amit Shah said 1,643 kilometer India-Myanmar border would soon be fenced. तो अभी यहाँ पे असम में आपके पासिंग आउट परेड थी जहाँ पे आपके होम मिनिस्टर गए थे, एंड यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो इंडिया और म्यांमार और इंडिया का जो बॉर्डर था ये अभी तक यहाँ पे कोई भी फेंसिंग या जाली नहीं लगी थी, लेकिन अब यहाँ पे बोला है कि अब ये वाला जो पूरा फेंस है, पूरा बॉर्डर है, यहाँ पे अब फेंसिंग होगी और इसको और बॉर्डर को सिक्योर बनाया जाएगा। ही ऑल्सो सेड दैट द फ्री मूवमेंट रेजिम एग्रीमेंट विद द म्यांमार वुड बी रिकंसिडर्ड टू स्टॉप बॉर्डर रेजिडेंट्स फ्रॉम मूविंग इनटू ईच अदर्स कंट्री। और यहाँ पे देखिए इंडिया और म्यांमार के इस बॉर्डर के बीच में ये जो फ्री मूवमेंट रेजिम है, अभी हम आगे चल के देखेंगे इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग इधर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं, दोनों तरफ क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ जानते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लोगों का काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ से भाग के अक्सर लोग इंडिया में आ जाते हैं, और इंडिया में जब आते हैं तो यहाँ पे लोकल इश्यूज क्रिएट होते हैं, लोगों के साथ झड़प होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्री मूवमेंट रेजिम को हम फिर से देखेंगे कि ये सही है कि नहीं, ताकि लोग एक दूसरे के बॉर्डर में मूव करना बंद कर दें। तो फ्री मूवमेंट रेजिम है क्या कि देखिए, मच ऑफ इंडियाज प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्ट वॉज टेम्पररीली अंडर बर्मीज ऑक्यूपेशन अंटिल द ब्रिटिश पुश देम आउट इन 1800s। तो मोस्टली जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है ये बहुत पुराने ज़माने में काफ़ी हिस्सा इसका बर्मा में आता था, बर्मीज़ कंट्रोल में था। बर्मा मतलब आज के समय का म्यांमार। और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने काफ़ी सारा हिस्सा जो है उनसे कब्जा करके अपने टेरिटरी में इंटीग्रेट किया था। और यहाँ इसके लिए एक ट्रीटी ऑफ यंडाबू साइन हुई थी आपके 1826 में। ब्रिटिश का बर्मा के साथ वॉर हुआ, उन्होंने कुछ टेरिटरीज जो है कैप्चर की, और ये ट्रीटी के माध्यम से इस चीज़ को फाइनलाइज किया गया। और इसी ट्रीटी के हिसाब से जो आज बॉर्डर एग्जिस्ट करता है वो इसी ट्रीटी के हिसाब से आता है। द बॉर्डर डिवाइडेड पीपल ऑफ सेम एथनिसिटी एंड कल्चर, स्पेसिफिकली नागाज ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर एंड कुकी चीन मीजो कम्युनिटीज ऑफ मणिपुर एंड मिजोरम विदाउट देयर कंसेंट। ठीक है, तो इसी ट्रीटी के हिसाब से उस एरिया में देखिए काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ जो है रह रही थी। ठीक है, उन कम्युनिटीज़ के बीच में बॉर्डर्स क्रिएट कर दिए गए इस तरीके से। ठीक है, इन कम्युनिटीज़ के बीच में बॉर्डर क्रिएट कर दिए गए और इनको अलग कर दिया गया कि जैसे आपके में नागालैंड में नागा कम्युनिटी थी। ठीक है, मणिपुर में आपके कुकी चिन मीज़ो कम्युनिटी थी, मिज़ोरम में बिना इनसे पूछे, तो इनसे बिना पूछे डिवाइड कर दिया गया इनको। उसके बाद वेरी ऑफ द इंक्रीजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन म्यांमार, न्यू दिल्ली began working on improving diplomatic ties with the government. Almost years later, the FMR came in 2018 as part of Narendra Modi's Act East policy. तो अब हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में अगर आते हैं तो देखिए अभी इस दशक में म्यांमार से चाइना जो है करीबी बनाना शुरू कर दिया था। तो इससे नई दिल्ली जो है थोड़ा सतर्क हो गया था और म्यांमार के साथ अच्छे संबंध बनाना शुरू कर दिए थे। तो 2018 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अपना एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत फ्री मूवमेंट रेजिम जो है लाया गया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया आपका रोहिंग्या क्राइसिस आपका 2017 में शुरू हो गया था। ठीक है, और जो फ्री मूवमेंट रेजिम है ये अलाउ करता है पीपल लिविंग ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर टू ट्रैवल अप टू 16 किलोमीटर इनसाइड ईच अदर्स कंट्री विदाउट वीज़ा। तो देखिए यहाँ जो सिचुएशन थी
कि जहाँ यहाँ पे हो गया इंडिया, यहाँ पे हो गया म्यांमार, यहाँ के बीच में आपका बॉर्डर है और बॉर्डर जो है ये आपका फ्री मूवमेंट रेजिम फॉलो करता है। इसका मतलब है देखिए कुछ कम्युनिटीज़ जो है यहाँ पे रह रही होंगी, कुछ कम्युनिटीज़ यहाँ पे रह रही होंगी। पहले के समय क्या होता था, ये सारी कम्युनिटीज़ साथ में इस तरीके से रहा करती थी, ये पूरा एरिया इन कम्युनिटीज़ का होता था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद यहाँ पे एक बाउंड्री खिंच गई। तो फ्री मूवमेंट रेजिम के हिसाब से देखिए ये सारी कम्युनिटी ए, कम्युनिटी बी और कम्युनिटी बी, तो दोनों साइड देखिए सिमिलर कम्युनिटीज़ हैं लेकिन बीच में बॉर्डर है। दोनों के गांव जो है इधर उधर हो सकते हैं, दो आधी फैमिली इधर हो सकती है, आधी इधर। तो ताकि ये लोग अपना कल्चरल कॉन्टैक्ट या फिर आपका अपना ट्राइबल जो ट्रेडिशंस कस्टम्स है उन्हें बनाए रखें, इनको एक छूट दी गई कि म्यांमार से कोई भी व्यक्ति जो है बॉर्डर से 16 किलोमीटर तक, बॉर्डर के 16 किलोमीटर इधर, और कोई भी इंडियन कम्युनिटी जो है इस बॉर्डर से 16 किलोमीटर तक म्यांमार के टेरिटरी में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, 16 किलोमीटर। तो ये है आपका फ्री मूवमेंट रिजीम और इस पे उनसे कोई डॉक्यूमेंट, कोई पासपोर्ट, कोई दस्तावेज ऐसा नहीं माना जाएगा। तो ये होता है आपका फ्री मूवमेंट रिजीम। और इसमें अ बॉर्डर रेजिडेंट नीड्स टू हैव बॉर्डर पास। तो जो फ्री मूवमेंट रेजिम जो यहाँ 16 किलोमीटर के बस अंदर रहते हैं, इन्हें बस एक बॉर्डर पास की ज़रूरत होती है। उसको यूज़ करते हैं अगर, तो ये साल भर तक वैलिड होता है। और ये जब क्रॉस करते हैं, जैसे मान लीजिए म्यांमार से क्रॉस करके कोई इंडिया में आ रहा है, तो यहाँ पे लगभग 2 वीक्स तक बिना किसी रुकावट के रुक सकते हैं। FMR also envisages the promotion of the localized border trade through custom station and designated market, apart from helping people of Myanmar access better education and healthcare facilities on Indian side। तो ये क्यों लाया गया था? क्योंकि ऐसा माना गया था कि इसकी मदद से जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स के बीच में जो ट्रेड होता है वो और अच्छा हो सकेगा। यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग के पोस्ट बना रखे थे। और देखिए म्यांमार जो है ये थोड़ी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो जो म्यांमार से अगर कोई भी चाहे 16 किलोमीटर के अंदर में कोई अगर स्कूल पढ़ता है या कोई हॉस्पिटल पढ़ता है, तो म्यांमार से इस एरिया का कोई भी व्यक्ति इंडिया में आके अपने बच्चे को पढ़ा सकता है या फिर अपना इलाज करवा सकता है। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। ये इस पूरी चीज़ का उद्देश्य था, ठीक है, ताकि दोनों तरफ का डेवलपमेंट हो सके। तो अब ये फिर से रिकंसिडर क्यों हो रहा है कि देखिए, हम सबसे पहला तो रीज़न है आपका मणिपुर। ठीक है, 10 किलोमीटर स्ट्रेच द इंडिया म्यांमार बॉर्डर थ्रू हिल्स एंड जंगल इज़ अनफेंस्ड। तो म्यांमार का जो बॉर्डर है, तो ऑब्वियस सी बात है, लोग अगर ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेंसिंग नहीं है, यहाँ पे कोई भी जाली नहीं लगा रखी जो दोनों इलाकों को कटीले तार से सेपरेट करे। Security forces grappled with the member of extremist group carrying on hit and run operation from their clandestine areas in Chin and Sanjing regions। तो इसकी वजह से देखिए क्या होता था, जो अक्सर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते थे, टेरर ग्रुप्स होते थे, वो अपना टेररिज्म के एक्ट्स करके भाग जाते थे एक दूसरे के बॉर्डर में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता था। often flagged for inward trafficking of drugs and outward trafficking of wildlife body parts। तो यहाँ पे ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी। यहाँ पे जैसे ड्रग्स जो है, म्यांमार ये वाला एरिया जो है आपका गोल्डन ट्रायंगल में आता है, तो यहाँ से ड्रग्स जो है इंडिया में आ जाती थी क्योंकि यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता था, लोग बहुत दुर्लभ जानवर होते हैं उन्हें मार के उनके जो शरीर के हिस्से होते हैं उसका व्यापार, तो ये इसका व्यापार यहाँ से हुआ करता था। इसके अलावा भी जो आपके मीती और कुकीज़ू कम्युनिटीज़ है आपके म्यांमार की, इनमें जब झड़प होने लगी तो इनमें जो क्लैश होने लगा, ये भी आपका मणिपुर में हुआ जिसका बॉर्डर है आपका म्यांमार। तो ये आपके और रीजंस हैं। मणिपुर हैज़ बीन एक्सप्रेसिंग कंसर्न्स ओवर इन्फ्लक्स ऑफ द म्यांमार नेशनल यूफिनिज्म फॉर कुकीची, कॉलिंग फॉर असम लाइक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन टू वीड आउट इलीगल माइग्रेंट्स। तो यहाँ पे जो मणिपुर गवर्नमेंट है ये कहती है कि म्यांमार से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे फिर इस चीज़ की भी डिमांड करी जा रही है कि आसाम की तरह जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है वैसा मणिपुर में भी कराया जाए। 2023 मणिपुर चीफ
मिनिस्टर बीरेन सिंह ब्लेम द एथनिक वायलेंस ऑन द फ्री मूवमेंट ऑन म्यांमार नेशनल। एंड जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 2023 से, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी बोला जो कॉन्फ्लिक्ट हो भी रही है ये आपके बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं बाहर से उनकी वजह से हो रही है, तो इसको ख़त्म किया जाए, ये जो फ्री मूवमेंट दिया रखा है। द सस्पेंशन वॉज एक्सटेंडेड आफ्टर द मिलिट्री कूप इन म्यांमार। कुकीज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अदर एक्यूज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ब्रांडिंग द कम्युनिटी एज इलीगल इमिग्रेंट। तो यही अब कम्युनिटीज़ के बीच में देखिए यहाँ पे और कॉन्फ्लिक्ट अब इंक्रीज़ हो गई है कि मीती समाज जो कहता है वो कहता है कि वहाँ बाहर से लोग आके यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, और जो कुकी जो कम्युनिटी है ये कहती है कि हमें गलत तरीके से बाहरी ठहराया जा रहा है, हम यहीं कहीं हैं। तो अब देखिए जो माइग्रेशन हो रहा है उसका स्तर क्या है। तो म्यांमार में हम जानते हैं कि सिविल वॉर चल रहा है और लोगों को काफ़ी बुरी तरीके से वहाँ पे परेशान किया जा रहा है, तो इससे काफ़ी रेफ्यूजी क्राइसिस डेवलप हो रहा है। सितंबर 2022 की बात करें तो मणिपुर पुश्ड बैक 4,300 ऑफ सम 5,500 म्यांमार नेशनल्स फ्रॉम मोरे एरिया आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर बायोमेट्रिक। तो सितंबर 2022 में इतने लोग आपके माइग्रेंट थे जो कि आपके म्यांमार से आए थे। कमिटी सेटअप बाय द पुट सच अ इमिग्रेंट इन 2023 एट 2187। तो 2023 में इतने लोग आए थे जो कमिटी ने बताया था। और जो सिविल वॉर चल रहा है म्यांमार में, वहाँ से आपके मिज़ोरम में 40,000 लोग आए थे, और यहाँ के जो लोग आए थे मिज़ोरम में ये एक ही कम्युनिटी के लोग थे जो मिज़ोरम म्यांमार में रहते हैं। तो मिज़ोरम में आने के बाद उन्हें बड़ा घर जैसा लगा कि अपने ही कम्युनिटी से वो रीयूनाइट हो गया म्यांमार से आके। और इसके लिए जो मिज़ोरम गवर्नमेंट है ये केंद्र सरकार से और फंड्स की डिमांड कर रहा है कि ये जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, रेफ्यूजी लोग हैं जो हमारे यहाँ आके रुके हैं, हमें उनकी देखभाल के लिए और फंड चाहिए। एंड देखिए यहाँ पे जहाँ मणिपुर है ये कह रहा है कि फ्री मूवमेंट रेजीम को ख़त्म कर देना चाहिए, वहीं मिज़ोरम और नागालैंड जो है इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ है, ये कह रहा है कि नहीं एंड होना चाहिए। तो जो मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर हैं इनके पास पहली बात तो अथॉरिटी नहीं है कि अगर सेंटर कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर से संबंधित एक्शन ले तो उसे अपोज कर पाए, लेकिन इन्होंने अपना अपोजिशन फिर भी जताया है। इनका मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर का कहने का ये कहना चाह रहे हैं कि जो बॉर्डर है ये ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इम्पोज किया है और बिना हमारी कम्युनिटी से पूछ के किया है, और हमारी कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया है, दो अलग अलग देशों में, स्पेशली कौन सा, जो एथनिक स्टॉक। तो जो मिज़ोरम वाले जो लोग हैं मिज़ो, ये आपके चिन पीपल जो हैं, चिन पीपल आपके म्यांमार में रहते हैं, तो उनके साथ डायरेक्ट रिलेशंस ये शेयर करते हैं। और अगर नागालैंड गवर्नमेंट की बात करें जहाँ पे बीजेपी एक स्टेक होल्डर है, इन्होंने अब सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन जो वहाँ का नागा स्टूडेंट फेडरेशन है, एक पावरफुल स्टेक होल्डर है, उन्होंने इसको कंडेम किया है, अपोज किया है। ये बोला है कि ये डिसीजन जो है रिग्रेसिव था जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अब आज के समय में इंडिया को इस चीज़ का हिस्टोरिकल ट्रुथ जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इससे रिलेटेड कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का एडिटोरियल। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल। थैंक यू।